चलिए भाई, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और मैं हूं अमन शर्मा और आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई इंग्लिश। तो मैं आपकी 2 मिनट लेना चाहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा भाई। देन उसके बाद अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट भाई, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो या किसी से भी पढ़ रहा हो, अगर मेरे बैच को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ लिया, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ लिया, आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा किसी भी पेपर को लेके। 3 टाइम सीजीएल क्वालिफाई हूँ, तीनों बार मैं मेंस में रहा जीके जीएस की वजह से। और अगर मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए हैं तो मैं आपके भी 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊँगा। तो एक बार विश्वास कीजिएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं सर पढ़ने से ऐसा नहीं होगा, एक काम कर लेना भाई, गलती से मेरी 2 घंटे की वीडियो देख लेना, गलती से, बाय मिस्टेक। देन आपको पता लग जाएगा कि बाकी टीचर में और मेरे टीचर में दोनों में डिफरेंस क्या। आप किसी भी टीचर से पढ़ के आए हो ऑनलाइन, देन उसके साथ मेरे एक बार चेक करना भाई, एक बार वो क्या नाम है, वॉइस की क्वालिटी चेक करना एक बार। अच्छा, आप लोगों को कम आ रही है? चलिए चलिए, थोड़ा इस साइड आ जाइए आप, थोड़ा इस साइड आ जाइए आप। तो गलती से मेरी एक बार वीडियो को देख लेना, देन देन उसके बाद डिसाइड करना भाई कहाँ पढ़ना चाहिए, किसके साथ पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज से हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहने वाला आपका टेंस। तो हमारी जो शुरुआत होगी आपसे वो होगी टेंस से। टेंस से क्यों होनी चाहिए, इस ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भाई अपना टेंस। तो एक बार टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, और टॉपिक का नाम अपना क्या है? टॉपिक का नाम अपना है टेंस। तो टेंस से स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे टेंस की डेफिनेशन बताना चाहे तो एक बार मुझे टेंस की डेफिनेशन बता सकता है। कहीं भी पढ़ के आया हो भाई, किसी भी टीचर से पढ़ के आया तो एक बार मुझे टेंस की डेफिनेशन बताए। क्या किसी को टेंस की डेफिनेशन आती है? एनीवन? कोई बता सकता है कि टेंस क्या होता है? चलिए भाई, कोई बता दो भाई अगर पता हो किसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेंस की जो डेफिनेशन होती है, जो आपको ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है एक वर्ब की फॉर्म। इट इज ए इट इज ए वर्ब फॉर्म। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो टेंस होता है, टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ना कोई टेंस काल होता, कुछ नहीं होता, ना काल ना महाकाल, कुछ नहीं। टेंस किसकी फॉर्म होती है? एक वर्ब की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म काम क्या करती है? ये काम करती है टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करती है। किसको स्पेसिफाई करती है? टाइम के पॉइंट्स को। एक बार मैं लिख लेता हूं, देन इसको बाद एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है विच रेफर्स सम specific points in time, points in time that we called tense। मैंने अभी क्या बताया आपको कि टेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म क्या काम करती है? ये वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करती है। किसको स्पेसिफाई करती है? टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करती है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि बेटा कि सर टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, जो अपनी जिंदगी में अभी चल रहा है, वो क्या है? आप बोले सर वो प्रेजेंट है। क्या है वो प्रेजेंट है। कि सर जो गोन बाय है, जो जा चुका है अपनी लाइफ से, वो क्या रहेगा? पास्ट। और जो हमेशा ही प्रेजेंट पर डिपेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। एक बार खुद मुझे बताइए बात, पास्ट वो जा चुका है जिससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। फ्यूचर जो किस पर डिपेंड है? प्रेजेंट पर।
अगर प्रेजेंट में कुछ अच्छा करेंगे तभी तो फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। अगर आज की अब जो तुम्हारी ज़िंदगी है अगर तुमने मौज मस्ती में ही काट ली तो आगे जो आने वाला जो आपका फ्यूचर हो क्या रहेगा, वो नरक ही तो रहेगा भाई, सीधी सी बात है। बात समझ में आई? पास्ट वो है जो जा चुका है और फ्यूचर जो है जो किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट पर। तो जिंदगी में सब कुछ क्या बचा, प्रेजेंट ही तो बचा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस क्या होता है। तो टेंस एक होती है एक वर्ब की फॉर्म। क्या काम करती है ये? टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है। और टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं? जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, जो आज हमारे सामने चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो गॉन बाय है, जो जा चुका है वो पास्ट है, और जो हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड होता है वो क्या रहेगा? आपका फ्यूचर। बताइए भाई, डन यहाँ तक? चलिए, मैं एक एक बातों को अच्छे तरीके से प्रूव करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि रटवा दिया, रटवाने वाला काम मेरे पास नहीं है भाई। मैं आपको एक एक चीजें आपको बड़े ही खतरनाक तरीके से समझाऊंगा। रटना नहीं है, पहली बात तो मेरी क्लास में रटना नहीं है, रटना है तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन आपका नया बन का है, मंगल ग्रह से आए, कौन से ग्रह से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन को हल कर दोगे अगर आपको मेरी बात एक एक समझ में आ गई तो। पहले आपने क्या करना है, पहले आपके टेंस की जो आपकी बेसिक क्लास चल रही है इसको आपको ध्यान से समझना है। देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों को आप विद इन चुटकियों में कर दोगे। और जब नए नए क्वेश्चन बन के आएंगे मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा साथ साथ में, एसएससी सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए मैं वो भी डिस्कस करूंगा साथ में। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कम से कम 100+ क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ा दिया बात खत्म, टॉपिक से काम नहीं चलेगा। आपको मैं 100+ क्वेश्चन क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो लगभग 10 साल पहले, मतलब आज से मतलब 2025 से लेके 10 साल मतलब 2015 तक के जितने भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे वो सारे क्लास के अंदर में डिस्कस करूंगा। टॉपिक वाइज चलेगा वैसा कुछ। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपने कुछ नहीं छोड़ना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। क्या काम करती है? टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है। और टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है भाई, आगे कहानी भाई। अब यहां पर आते हैं आगे कहानी में। आगे कहानी ये है स्टूडेंट कि आगे अपने टेंस में क्या सीखना है, क्या समझना है और क्या पढ़ना है। आगे कहानी देखो, अगर आपको टेंस को समझना और सीखना और पढ़ना है तो सबसे पहले आपको टेंस में सीखना और समझना पड़ेगा टेंस का आइडेंटिफिकेशन। क्या समझना पड़ेगा? टेंस का आइडेंटिफिकेशन। क्या सीखना पड़ेगा? टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने टेंस में आइडेंटिफिकेशन करना आ गया, क्या करना आ गया बच्चों? टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना आ गया तो एक टॉपिक है बेटा आपका वॉइस। कौन सा टॉपिक है? वॉइस। और एक टॉपिक आपका कौन सा है? एक टॉपिक आपका है नरेशन। कौन सा टॉपिक है? नरेशन टॉपिक है। अगर आप हरियाणा एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं? हरियाणा एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपका 100% काम आपका यही बन जाएगा। कितना परसेंट बोला मैंने? 100%। आप हरियाणा के लगभग 15 से 20 साल पुराने पेपर उठा के देखना, मैंने तो करवा रखे हैं भाई यूट्यूब पे। आज तक अगर कभी ने एग्जामिनर ने अगर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा होगा, उठा के देख लेना, सिर्फ टेंस आइडेंटिफिकेशन पर ही क्वेश्चन पूछा है। किस पर पूछा है? टेंस आइडेंटिफिकेशन पर ही क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आप उठा के देख लो भाई, सारे के सारे टेंस आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चन ही है, चाहे वॉइस के हो चाहे आपके नरेशन के हो। लेकिन अगर आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है बेटा? अगर आपका टारगेट एग्जाम है एसएससी का कोई भी एग्जाम हो बेटा, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, तो आपका टेंस आइडेंटिफिकेशन पर बेटा कितना परसेंट काम बन जाएगा? 90% काम बन जाएगा। कितना परसेंट काम बन जाएगा? 90। 10% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो टेक्निकल होते हैं, वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करें, टेंशन नहीं लेने का। तो मैंने क्या समझाया? अगर आपने टेंस में आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, क्या करना सीख लिया? आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, तो समझ जाना आपका वॉइस और नरेशन का काम यही बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन के बाद जो अपना सेकंड पॉइंट होगा बेटा वो कौन सा होगा? वो होगा बेटा करेक्शन। किसका रहेगा? सेकंड पॉइंट अपना रहने वाला है करेक्शन का। किसका रहने वाला है? सेकंड पॉइंट जो बेटा रहने वाला है वो करेक्शन का रहेगा। किसका रहेगा? करेक्शन का। अगर आपने टेंस में करेक्शन करना सीख लिया, क्या करना सीख लिया? टेंस में करेक्शन करना सीख लिया बेटा, तो एक टॉपिक तुम्हारा कौन सा बेटा? एक टॉपिक तो यही है जो आप लोग पढ़ रहे हो। कौन सा है? टेंस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कोई भी नहीं पढ़ाएगा मुझे छोड़ के, पूरे हिसाब में कहीं छान लेना भाई, कहीं कोचिंग हमें छोड़े कोई पढ़ाएगा नहीं। अगर आपका हरियाणा एग्जामिनेशंस का, अगर आपने हरियाणा कोई एग्जाम के आपने प्रिपरेशंस की होगी या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी बार आपने 27 का इवनिंग वाला पेपर देखा नहीं है,
टीचर भी हिल गए थे, बोलो। या आप मेरी रिकॉर्डिंग चला देना काट के, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी उस क्वेश्चन को देख के हिल गए थे। हिल क्यों गए थे भाई, रीजन क्या है? 27 का इवनिंग वाला पेपर देखना, क्वेश्चन नंबर 80 है। मूड वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और टीच मूड का तो पता नहीं कि मूड क्या होता है, आपने तो आज तक मॉडल ही पढ़ा होगा। तो मूड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मैंने अब क्वेश्चन नंबर ही बोल रहा हूँ, 27 का इवनिंग वाला पेपर जो अभी सीटी का हुआ था, क्वेश्चन नंबर था 80। क्वेश्चन देख लेना जाके। उस क्वेश्चन जब वो पेपर में आया था, नहीं वो क्वेश्चन जब वो पेपर में आया था, क्वेश्चन तुक्के ही लगे थे, क्योंकि पता ही नहीं कि मूड क्या होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, पता ही नहीं है स्टूडेंट को क्या होता है। क्वेश्चन क्या करेंगे भाई वो। तो हम टेंस के बाद जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका मूड, और मूड के बाद जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो टॉपिक रहेगा आपका कंडीशनल। कौन सा टॉपिक रहेगा? वो रहेगा आपका बेटा कंडीशनल। तो कुल मिला के बात ये है, जो मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि एक अकेला टॉपिक, एक टेंस अकेला टॉपिक कितने चैप्टर की फाउंडेशन रखता है बेटा? 5। अगर आपने टेंस में आइडेंटिफिकेशन करना आ गया तो वही जनरेशन का काम यही बन जाएगा। अगर आपने टेंस में करेक्शन करना आ गया तो टेंस, मूड और कंडीशनल। तो कुल मिलाकर कितने टॉपिक हो गए टेंस को पढ़ने के बाद? 5 टॉपिक हो गए। और 5 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम हरियाणा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, और चाहे आप डिफेंस की कर रहे हो। हाँ या ना? क्लियर बात है मेरी? चलिए, तो क्या समझ में आया कि अगर आपने टेंस में बेटा 2 बातें सीख ली। सबसे पहले आपने टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, तो वॉइस जनरेशन का काम बन जाएगा। करेक्शन करना सीख लिया तो टेंस, मूड और कंडीशन का काम बन जाएगा। आगे कहानी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल करना। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बीमार है, अब वो डॉक्टर के पास गया। किसके पास गया? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जाते ही दवाई वगैरह तो नहीं देगा। सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? चेक, मतलब बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा। हाँ या ना? यही काम करेगा नहीं? तो डॉक्टर जाते आपको दवाई तो नहीं देगा, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? उस बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा। बीमारी आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्टर फिर क्या करता है बेटा? करेक्शन। करेक्शन का मतलब उस बीमारी का इलाज करता है। वही टेंस का काम है। आपके सामने लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? लंबा चौड़ा सेंटेंस। सबसे पहले आपने उस लंबे चौड़े सेंटेंस में बीमारी ढूंढनी है। बीमारी मतलब टेंस ढूंढना है। टेंस ढूंढ लिया और आपको पता भी चल गया कि लिखे गए सेंटेंस में जो टेंस लिखा है वो सही नहीं, वो क्या है? गलत है, रॉन्ग है। फिर आपने उस टेंस का क्या करना पड़ेगा? इलाज भी करना पड़ेगा। इलाज का मतलब उसको सही भी करना पड़ेगा। तो जैसे डॉक्टर मरीज के साथ करता है वही हमने सेंटेंस में टेंस के साथ करना। हाँ या ना? तो सबसे पहले हम टेंस में क्या करना सीखेंगे? सबसे पहले हम टेंस में हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके सामने लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस लंबे चौड़े सेंटेंस में आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है, टेंस को पहचानना है। मेरी बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस में पढ़ेंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आराम से सुनना है। यहाँ तक बातें क्लियर है? टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। क्या काम करता है? टाइम के पॉइंट्स को रेफर करता है। टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, जो जा चुका है वो पास्ट है, जो कभी आपकी जिंदगी में आएगा और वो किस पे डिपेंड है? प्रेजेंट पर, उसको बोलते हैं फ्यूचर। टेंस में आपने कितनी बातें सीखनी है? 2। सबसे पहले हम टेंस में सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन, सेकंड हम टेंस में सीखेंगे करेक्शन। हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन से। तो अभी मैंने क्या बताया था बेटा? अभी मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म होता है और किसको रेफर करता है? वो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करता है। अगर मैं टाइम की पॉइंट की बात करूं बेटा, जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा? जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो गॉन बाय है, जो जा चुका है अपनी लाइफ और जिंदगी से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पास्ट। और जो हमारे बेटा प्रेजेंट पर डिपेंड होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी हमने वर्ब की फॉर्म की बात की थी। जो वर्ब की फॉर्म होती है जो वर्ब की फॉर्म होती है उसकी अपनी अलग अलग स्टेट होती है।
स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। कि जो वर्ब होते हैं बेटा, वर्ब की अपनी अलग अलग स्टेट होती है। उन स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक स्टेट को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? एक स्टेट को बोला जाता है बेटा इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। और एक स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एक स्टेट को हम बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। उंगलियों पे याद करा दूंगा सारी बातें। और इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस के बाद कौन सी स्टेट रहने वाली है बेटा? परफेक्ट। कौन सी रहने वाली है? परफेक्ट रहने वाली है। और परफेक्ट के बाद जो स्टेट रहेगी बेटा वो कौन सी रहेगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सी रहने वाली है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप खुद देखिए, आप यहां पर एक बार खुद देखिए बेटा, क्या देखना है कि तीन तो सर हमारी है टाइम के पॉइंट। तीन हमारे किसके पॉइंट है? टाइम के। तीन तो है सर हमारे टाइम के पॉइंट, और चार किसकी स्टेट है? वर्ब की। कितनी स्टेट है? चार। चार किसकी स्टेट है? वर्ब की। तीन है टाइम के पॉइंट और चार किसकी स्टेट है? वर्ब की। और 3 4 जा कितने टेंस होते हैं? 12 होते हैं। 3 4 जा कितने टेंस हो गए? 12 हो गए। तीन तो हो गए टाइम के पॉइंट और चार हो गई आपकी स्टेट। तो 3 4 जा कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो हमारे टेंस कितने हुए? 12 हुए। कौन से टेंस? कितने टेंस हुए भाई अपने? 12 हुए। यहां तक बताओ, सब क्लियर है बातें? वो नहीं निकलेगा क्या? तो हमारे कितने टेंस हुए? 12। तो देखो इन्हीं टेंस को हमें सीखना और समझना है। तो एक बार मैं लाइन खींच देता हूं बेटा, एक मैं बना देता हूं, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मेरी बातों को एक बार बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना है। तो एक बार मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। क्या बना देता हूं? ग्राफ। तो एक बार हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर मेरी बातों को आपने एक एक करके समझना और सीखना है। गलत हो गया शायद थोड़ा, आई विल ट्राई। चलिए, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो मैं आपसे पूछूंगा आपने उसको, उन चीजों का आपने आंसर बताना है। अब देखिए बेटा, देखिए, चलिए देखिए, आपके सामने बेटा ये ब्लैंक्स है, और इन ब्लैंक्स के अंदर हमें वर्ब की फॉर्म को रेफर करना है, या वर्ब की फॉर्म को लिखना है। और वो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? टेंस को। यहाँ पर आपका कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यहाँ पर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से नीचे फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, जब इन ब्लैंक्स के अंदर आप टेंस को लिखोगे तो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए, बोलो बोलो। हेल्पिंग वर्ब चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। उन हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उन हेल्पिंग वर्ब को बोला जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। याद रखना बेटा, जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है नहीं, कौन सी वर्ब होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है नहीं, तो याद क्या रखना है? ये होती है बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब होती है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। बात एक ही है बेटा, जैसे मान लो किसी का नाम मोनू है, मान लेते कि किसी का नाम क्या है? मोनू है। मम्मी प्यार से उसके क्या बुलाती है? चुन्नू बुलाती है। चुन्नू ही कौन है? मोनू है। और मोनू ही कौन है? चुन्नू है। यही बात है बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वही कौन है? आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है। और जो तुम्हारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है वही तुम्हारी कौन है? हेल्पिंग वर्ब है। बस नाम ही तो है। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, जो तुम्हारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसका हम यूज किसके लिए करते हैं बेटा? इसका हम यूज करते हैं टेंस को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए यूज करते हैं? टेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये कितनी फॉर्म्स होती है बेटा? ये होती है 3 फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म। एक तो होती है बेटा तुम्हारी किसकी फॉर्म? बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म होती है? बी की। एक होती है बेटा तुम्हारी किसकी फॉर्म? डू की फॉर्म। और एक किसकी फॉर्म होती है बेटा? एक होती है तुम्हारी हैव की फॉर्म। तो 3 फॉर्म होती है, एक बी की, एक डू की और एक हैव की। ठीक है।
जो बी की फॉर्म होती है बेटा, इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, इसका हम यूज करते हैं बेटा क्या करने के लिए, इसका हम यूज करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कैसे यूज करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू की फॉर्म का हम यूज करते हैं बेटा कौन सा टेंस बनाने के लिए, इसका हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। कौन सा टेंस बनाने के लिए, इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। लेकिन कैसे यूज करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। और हैव की फॉर्म का हम यूज करते हैं बेटा कौन सा टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। कौन सा टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। लेकिन कैसे यूज करेंगे, बोलो बोलो, एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर एक टेंस बच गया, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपने बेटा दो बातें या एक बात या दो बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है बेटा, अगर आपने कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, दो। परफेक्ट बनाने के लिए हमें किसकी फॉर्म चाहिए बेटा, परफेक्ट बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए बेटा, हैव की। और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम किसकी फॉर्म चाहिए बेटा, बी की। तो अगर आपने कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना है तो इस बात को याद रखना है, अगर आपने कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना है तो कितनी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। परफेक्ट बनाने के लिए हैव की फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी की फॉर्म। तो अगर आपने कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आपके माइंड में एक चीज और आएगी, क्या चीज आएगी कि सर हमें यह भी बता दो, क्या बता दो कि सर डू की फॉर्म क्या होती है, हैव की फॉर्म क्या होती है और बी की फॉर्म क्या होती है, डू की फॉर्म क्या होती है और हैव की फॉर्म क्या होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे डू की फॉर्म के बारे में। किसकी फॉर्म के बारे में, डू की फॉर्म के बारे में। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है। अगर हम डू की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें बेटा तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू और डज। डू और डज, साथ साथ में बोलना। दूसरा पॉइंट, हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, दो होती हैं। कितनी होती हैं, दो। याद रखना, हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो होती है। तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, डू और डज। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं बेटा तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। क्या होती है, डिड। अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं बेटा तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। क्या होती है, डन। अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करूं बेटा वो क्या होती है, डूइंग। क्या होती है, डूइंग। एक बात और याद रखना, वर्ब को जो पढ़ने का जो सही तरीका होता है, बिल्कुल सही तरीका होता है बेटा, वर्ब को हमेशा ऐसा पढ़ना बेटा, फर्स्ट फॉर्म। कैसे पढ़ना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, दो। कितनी होती हैं, दो। कोई भी बच्चा V1 V2 V3 V4 का प्रयोग नहीं करेगा। ना V1 होता है, ना V2 होता है, ना V3 होता है, ना V4 होता है, ना V5 होता है, ना V6 होता है, ना V7 होता है, ना V8 होता है। वर्ब को जो पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका होता है, हमेशा कैसे पढ़ना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती हैं, दो। कितनी होती हैं, दो। बहुत बढ़िया, ये बेटा डू की फॉर्म है। उसके बाद में अगर डू की फॉर्म के बाद अगर मैं बात करूं बेटा आपके साथ हैव की फॉर्म, किसकी बारे में बात करूं, हैव की फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि हैव की फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है बेटा, आप बोलोगे सर हैव की फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं, एक होती है हैज और एक होती है हैव। अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं बेटा तो सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, हैड। कौन सी होती है, हैड। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें बेटा वो भी क्या रहेगी, हैड। अगर हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बारे में बात करें बेटा तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कौन सी होती है, हैविंग। कौन सी होती है, हैविंग। और अभी मैंने क्या बताया था बेटा, वर्ब को जो पढ़ने का जो अल्टमाइज वे होता है, जो सेंसिबल वे होता है, जो सही वे होता है, तो वर्ब को कैसे पढ़ना है, वर्ब को ऐसे पढ़ना बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है बेटा, दो। एक हम यूज करते हैं बेटा सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या यूज करेंगे बेटा उसके लिए, हैज। और प्लूरल नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, हैव। ही के अकॉर्डिंग अगर कभी लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, हैज लिखोगे, हैव लिखोगे, हैज लिखेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। दे प्लूरल है तो हैज आएगा, हैव आएगा।
हैव आएगा। बोलो बोलो। तो कैसे पढ़ोगे बेटा वर्ब को? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? 2। एक हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, है ना, और एक हम यूज करते हैं अदर। बोलो बोलो। तो ये बी की फॉर्म, सॉरी ये डू की फॉर्म है बेटा, ये हैव की फॉर्म है। अब बच गई किसकी बेटा? बी की फॉर्म। किसकी बच गई बेटा? बी की फॉर्म बच गई। तो बी की फॉर्म को आगे या पीछे एडजस्ट कर दे भाई, पीछे एडजस्ट करें क्या? पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा बी की फॉर्म की, बी की फॉर्म की। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि बेटा बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? आप बोलो सर बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज। कौन सी होती है? इज। ए कौन सी होती है बेटा? एम। ए कौन सी होती है बेटा? आर। और एक होती है बेटा इटसेल्फ बी। बी होती है बेस फॉर्म। ठीक। अगर मैं बी की सेकंड फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? बी की सेकंड फॉर्म के बारे में बात करूं तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? बी की सेकंड फॉर्म होती है वो जोर वर। क्या होती है? वो जोर वर होती है। अगर हम बी की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है बेटा? बीन। कौन सी होती है? बीन। अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कौन सी होती है बेटा? बीइंग। कौन सी होती है? बीइंग होती है। ये बी की फॉर्म होती है। एक बार फिर, टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। क्या काम करता है? टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है। टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस में हमें 2 बातें सीखनी है। सबसे पहले हम टेंस में सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन, कि आपके सामने लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा होगा, सबसे पहले आपने वहां पर टेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देन उसके बाद हम करेक्शन सीखेंगे, टेंस को सही करना सीखेंगे। तो आज का जो पहला पॉइंटर है वो पॉइंट है बेटा आपका आइडेंटिफिकेशन का। तो मैंने वहां पर डिस्कस किया बेटा कि टेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 तो टाइम के पॉइंट है और 4 है स्टेट। तो 3 4 जा आपके बन गए बेटा 12 टेंसेस। ठीक है। और जैसे कि सबको पता है कि जब आप इन ब्लैंक्स को फिल करोगे तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो इन हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है बेटा इनको हम हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं। वही मैंने बताया था ना बेटा कि किसी का नाम मोहन है, प्यार से मोनू बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति एक ही है। आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरीज वर्ब बोलो, बात एक ही है। और कितनी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है बेटा? 3। बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म का हम यूज करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू की फॉर्म का हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब। और हैव की फॉर्म का हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब। एक टेंस बच गया बेटा तुम्हारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिंदगी में अगर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़े तो उसके लिए कितनी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है? 2। परफेक्ट बनाने के लिए हैव की फॉर्म और कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए बी की फॉर्म। डू की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म क्या होती है और हैव की फॉर्म क्या होती है, इस बात को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। बोलो बोलो। डन यहां तक? आगे कहानी। अब आपके सामने ये ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा इस ब्लैंक को भरना, सिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, सीखना है कि ब्लैंक्स कैसे फिल किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आपने कौन सा टेंस फिल करना बेटा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? आप खुद बताइए। इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? आप बोलोगे सर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए मुझे चाहिए किसकी फॉर्म? डू की फॉर्म। ठीक है भाई, यहां तक। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डू की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? आप बोलोगे सर डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज। हम यहां पर यूज कर लेंगे इस ब्लैंक्स में, क्या यूज कर लेंगे? डू और डज का यूज कर लेंगे। और डू और डज के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा बेटा। एक पॉइंट और, क्या पॉइंट समझना पड़ेगा? ये पॉइंट समझना पड़ेगा बेटा नोट करके कि एक होता है बेटा अपना डू और एक भाई साहब होता है डज। एक डू होता है और एक कौन सा होता है भाई? एक होता है डज। और एक भाई साहब होता है भाई डिड। ये 3 होते हैं भाई, ये 3 भाई साहब होते हैं। जो डू डज और डिड होते हैं, याद रखना है, इनका हम यूज करते हैं बेटा, इनका हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? बोलो बोलो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और एक इनका हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखना भाई।
किसी ने किसी से पूछा, क्या पूछा? किसी ने किसी से पूछा, डू यू फिगर देखते हैं, लिव इन हिसार। किसी ने किसी से पूछा कि डू यू लिव इन हिसार, पूछ लिया, तो सामने वाले ने फर्स्ट टाइम आंसर दिया, क्या आंसर दिया बेटा? फर्स्ट टाइम आंसर दिया कि आई डोंट लिव इन हिसार, ठीक है। लास्ट टाइम फिर आंसर दिया बेटा उसने, क्या बोला? आई लिव इन दिल्ली। मेरा यहां पर जो समझाने का जो मकसद है ना बेटा, बस इतना मकसद है कि डू डज डिड हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कैसे? देखो भाई, आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, हाँ या ना? बोलो, पहला सेंटेंस कैसा है? आप बोलो सर पहला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। कौन सा है बेटा? इंटेरोगेटिव है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहां पर डू का यूज किया कि नहीं किया? बोलो बोलो, किया होगा। सेकंड सेंटेंस क्या है बेटा? सेकंड सेंटेंस है आपका नेगेटिव। कौन सा है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस है। आप खुद बताइए, अगर ये नेगेटिव है तो हमने डू का यूज किया कि नहीं किया? बोलो बोलो, किया। लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है बेटा, ना ये इंटेरोगेटिव है ना ये नेगेटिव है, ये कैसा सेंटेंस है बेटा? आप बोलो सर ये है पॉजिटिव। कौन सा है? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव सेंटेंस में हमने डू डज का यूज किया? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं। तो इससे एक बात कंफर्म होगी कि जो डू और डज होते हैं और डिड होता है, इनका हम सिर्फ यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बात क्लियर है? अगर आपको जिंदगी में पॉजिटिव सेंटेंस लिखना पड़ जाए, कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव, तो हमेशा वहां पर क्या यूज करोगे बेटा? हमेशा वहां पर यूज करोगे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्या हो गया यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये बोर्ड में कुछ, एक मिनट भाया। तो अभी क्या डिस्कस हुआ था बेटा? अभी हमें ये डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में लिखो बेटा डू और डज, क्या लिखा हो? डू और, तो इसके बाद हम क्या यूज करें बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज और डिड का हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हाँ या ना? लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए बेटा, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये बन गया बेटा तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आते हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप खुद बताइए कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? आप बोलो सर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बी की फॉर्म चाहिए और बी की फॉर्म चाहिए, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? इज एम आर, हाँ या ना? क्या होती है बेटा? इज एम आर। तो हम क्या यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे बेटा? हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इज एम आर। और अगली बात बेटा, अगली बात, अगर जिंदगी में कभी भी आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ गया, कौन सा टेंस बनाना पड़ गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट में आपने हमेशा ही क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म। क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। मैंने क्या बोला? अगर लास्ट में अगर आपने कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ गया तो हमेशा ही लास्ट में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। कैसी फॉर्म आता है? ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोलो बोलो। अब आ गया प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? आप बोलो सर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए तो हमें हैव की फॉर्म चाहिए। और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? आप बोलो सर हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, और इसका हम यूज कर लेंगे बेटा यहां पर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? अब मेरा दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। अभी मैंने ये बताया था बेटा अगर जिंदगी में कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ जाए तो लास्ट में हमेशा ही आईएनजी फॉर्म आएगा, हाँ या ना? लेकिन अगर आपको जिंदगी में कभी भी परफेक्ट टेंस बनाना पड़ गया तो लास्ट में बेटा हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? हमेशा बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कैसी आएगी? थर्ड फॉर्म। ये बन गया बेटा तुम्हारा प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या बन गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर।
और अभी क्या बताया था, अगर आपने बेटा कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ जाए तो हमेशा कितनी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, 2 हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब की, 2 हेल्पिंग वर्ब की। सबसे पहले कौन सा बनाओगे बेटा टेंस आप, परफेक्ट। कौन सा बनाओगे, परफेक्ट। आप खुद बताइए परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, हैव की। और आप ये भी बता दीजिए हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, हैज और हैव। इसका हम यूज कर लें बेटा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। बोलो बोलो, बात समझ में आई। और अभी हमें डिस्कस किया था बेटा कि हैज या हैव के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बाद तुम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ में हमने कौन सा टेंस बनाना है, कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बेटा हमें किसकी फॉर्म चाहिए, बी की। थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे, थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे, लेकिन किसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। किसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे बेटा, बी की। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है। आप बोलो सर बी की थर्ड फॉर्म तो बीन होती है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, बोलो बोलो, क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे। और अभी मैंने क्या बताया था थोड़े टाइम पहले, भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना। अगर जिंदगी में अगर आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ गया, कौन सा टेंस बनाना पड़ गया, कॉन्टिन्यूअस, तो लास्ट में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ गया तो बेटा लास्ट में हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, बोलो बोलो, आईएनजी फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी बेटा, आईएनजी फॉर्म है। जितना बोलोगे उतना याद रहेगा, सीधी सी बात है। यह है कंपटीशन का मामला। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। मैं आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ कि ये ग्राफ बनता कैसे। ना कभी स्कूल में सिखाया जाता, ना कभी कॉलेज में सिखाया जाता, ना कंपटीशन पे सिखाया जाता। तो आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करना, आप सीखने के लिए आए हैं, रटने के लिए नहीं। रटने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। अब इधर आओ, अब आते हैं बेटा पास्ट का इंडेफिनिट। और अभी मैंने क्या बताया था बेटा, इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, बोलो बोलो, बोलना आप तो। इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, डू की। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोलो बेटा, डू की सेकंड फॉर्म होती है बेटा डिड। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोलो, डिड का यूज करेंगे। और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अभी एक बात डिस्कस हुई थी, क्या हुई थी बेटा, कि डू डज और डिड का हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो बेटा हम वहां पर वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब आते हैं बेटा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। आप खुद बताइए कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए। आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें चाहिए बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म चाहिए बेटा, बी की फॉर्म चाहिए, ठीक है। और बी की पास्ट में फॉर्म कौन सी होती है, बी की पास्ट में फॉर्म कौन सी होती है बेटा, वो जोर वर होती है। तो हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे बेटा, हम यहां पर यूज कर लेंगे वो जोर वर। तो हम यहां पर यूज कर लेंगे बेटा वो जोर वर का यूज कर लेंगे। और अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने ये बताया था बेटा कि जिंदगी में अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ जाए लास्ट में, तो हमेशा लास्ट में कैसी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। बोलो बोलो, बात क्लियर है। अब आते हैं पास्ट का परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, बोलो, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, हैव की। और हैव की पास्ट में फॉर्म क्या होती है, आप बोलो सर हैव की पास्ट में फॉर्म होती है हैड। तो हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे बेटा, हम यहां पर यूज कर लेंगे हैड। क्या यूज कर लेंगे, हैड यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, हैड। और अभी क्या बताया था, अगर जिंदगी में लास्ट में कभी परफेक्ट टेंस बनाना पड़ जाए तो हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड। परफेक्ट टेंस बनाना पड़ जाए तो थर्ड, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ जाए तो आईएनजी फॉर्म। बोलो बोलो, समझ में आ रही सारी चीजें। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ये ग्राफ बनता कैसे है। अब इधर आओ भाई, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए बेटा हैव की फॉर्म। और हमें पास्ट का बनाना है, और पास्ट में हैव की फॉर्म क्या होती है, आप बोलो सर पास्ट में हैव की फॉर्म होती है हैड। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, हम यहाँ पर हैड यूज कर लेंगे। और हैव की फॉर्म के बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हम यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में कौन सा टेंस बनाना है, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बेटा किसकी फॉर्म चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए। किसकी फॉर्म चाहिए, बी की। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, हम यहां पर यूज करेंगे बीन।
और अभी मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना पड़ जाए तो लास्ट में हमेशा कैसी फॉर्म आती है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में हमेशा आती है बेटा फर्स्ट फॉर्म के बाद है आईएनजी फॉर्म, या फिर आप इसको आईएनजी फॉर्म ही बोल सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्लियर? अब यहां तक बताओ, यहां तक किसी को डाउट हो? अगर मैं आपसे टेंस की बात करूं ना बेटा, टेंस की, तो टेंस हमारे दो ही होते हैं। टेंस कितने होते हैं? दो, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर क्या होता है बेटा? फ्यूचर एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक विलिंगनेस होती है। क्या होती है? एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक विलिंगनेस होती है। बात समझ में आ रही है? क्या होती है? एक प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस होती है। और प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? विल और शैल। क्या यूज करते हैं? विल और शैल। तो सबको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बेटा? ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी फ्यूचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फ्यूचर की। तो फ्यूचर क्या होता है सर? फ्यूचर तो एक प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्यूचर तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक होती है बेटा विलिंगनेस। आप विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी को रेफर करता है बेटा ये। और प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस के लिए हम दो मॉडल्स यूज करते हैं बेटा। एक होता है भाई साहब कौन सा? एक होता है बेटा विल। कौन होता है? विल होता है। और एक कौन होता है बेटा? शैल। कौन सा होता है? विल और शैल। और सीधी सी बात ये है बेटा कि विल और शैल आपके क्या होते हैं? आप बोलो सर ये तो मॉडल्स होते हैं, हाँ या ना? चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे मस्ट हो, चाहे यूज टू हो, चाहे ओट टू हो, ये मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? बोलो बोलो। फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो याद रखना विल शैल हमारे मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के बाद हमेशा ही किस फॉर्म का यूज करते हैं बेटा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हम किसका यूज करते हैं बेटा? बेस फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? बेस फॉर्म का यूज करते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। बोलो बोलो। बेस फॉर्म समझते हो क्या होती है? आप खुद बताइए। डू की बेस फॉर्म क्या होती है? डू। हर एक वर्ब की जो अपनी प्राइमरी स्टेट होती है वही उसकी कैसी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म होती है। हैव की बेस फॉर्म हैव, बी की बेस फॉर्म बी, पुट की बेस फॉर्म पुट, कट की बेस फॉर्म कट, आंसर की बेस फॉर्म आंसर, क्वालिफाई की बेस फॉर्म क्वालिफाई। हर एक वर्ड की जो अपनी प्राइमरी स्टेट होती है वही उसकी कैसी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। यहां तक बताओ, समझ में आ रही मेरी बातें? अब यहां पर आते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा लिखेंगे? फ्यूचर। जब आप फ्यूचर लिखोगे तो विल शैल तो आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। और विल शैल तुम्हारे क्या होते हैं बेटा? मॉडल्स। मॉडल्स के बाद हमेशा बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी पड़ती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। ये बन गया बेटा तुम्हारा कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बन गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर। अगर तुम फ्यूचर लिख ही रहे हो तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? विल और शैल। और विल और शैल तुम्हारे क्या होते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स के बाद क्या लिखते हैं बेटा? बेस फॉर्म। कौन सा टेंस बनाना जल्दी बताओ? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बनाना है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? आप खुद बताओ। बी की। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? बी की। और बी की बेस फॉर्म क्या होती है? और अभी मैंने क्या बताया बेटा? हर एक वर्ड की जो अपनी प्राइमरी स्टेट होती है वही उसकी कैसी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? बी। और कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए लास्ट में क्या चाहिए बेटा? आईएनजी फॉर्म। कैसी फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म। यहां तक बताइए भाई, सारी बातें क्लियर है? बोलो बोलो। अब आता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट पर। अगर फ्यूचर बनाने जा रहे हो तो मुझे मत भूलना, मुझे मतलब विल शैल बोल रहे हैं भाई, मुझे मत भूलना। विल शैल तो आएंगे ही आएंगे। और विल शैल क्या होते हैं? मॉडल्स। और मॉडल्स के बाद क्या लिखते हैं? बेस फॉर्म। और कौन सा टेंस बनाना है? परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए? परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए सर हैव की फॉर्म। और हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? हैव की बेस फॉर्म सर हैवी होती है। क्या होती है? हैवी होती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा? हैव। और खुद बोला है, क्या बोला है कि भाई हैव की फॉर्म के बाद तो हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बोलो बोलो। ये ग्राफ ऐसे बनता है। अब आते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर। अगर फ्यूचर बनाने जा रहे हो तो फ्यूचर में विल शैल तो आएगा, कोई हटाएगा नहीं इसको। और विल शैल मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा ही बेस फॉर्म आती है। सबसे पहले कौन सा टेंस बनाने जा रहे हो? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म चाहिए बेटा? हैव की फॉर्म। और हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? आप बोलो सर हैव की बेस फॉर्म तो हैवी होती है।
और हैव की फॉर्म के बाद तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि साथ में कौन सा टेंस बनाना है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आप खुद बताइए, बी की फॉर्म, भूलना नहीं है, बी की फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है बेटा, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ जाए, कौन सा टेंस लिखना पड़ जाए बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस आईएनजी फॉर्म को मत भूलना। बोलो बोलो, ये बन गया ग्राफ। तो बेटा ग्राफ इन्हीं से बनता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ऐसा नहीं है कि बेटा कुछ अलग है, ये ग्राफ इन्हीं से बनता है, ये ग्राफ है इन्हीं से बनता है, इससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब आपको ग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब आपको ये बातें उंगलियों पे याद होने वाली है, अब ये बातें आपको उंगलियों पर याद होने वाली है, अब ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, ये बेसिक की क्लास, अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे जो मुझसे पढ़ रहा है उससे को 1% भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो पहले की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो ज़रूर देखनी है सभी ने भाई, अगर आप इन चीज़ों को समझना, सीखना और पढ़ना चाहते हैं, रटना नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा। आगे कहानी क्या है, अभी मैंने क्या बताया बेटा, टेंस क्या होता है, आप खुद बताइए टेंस क्या होता है बेटा। आप बोलोगे सर टेंस होता है वर्ब की फॉर्म, किसकी फॉर्म होता है, टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, किसकी फॉर्म होता है, टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, बहुत बढ़िया। और वो वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा। आप बोलोगे सर ये होती है वर्ब की फॉर्म, एक होती है सर फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। एक होती है सर कौन सी फॉर्म, सेकेंड। एक कौन सी होती है बेटा, थर्ड। और एक कौन सी होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस। वर्ब को कैसे पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यही वर्ब की फॉर्म होती है। ये किसकी फॉर्म होती है बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। अब आगे कहानी देखो, अगर मैं आपसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करूं, किस फॉर्म के बारे में बात करूं, फर्स्ट फॉर्म के बारे में। किस फॉर्म के बारे में, बोलो, फर्स्ट फॉर्म के बारे में। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, एक तो ये रही और एक ये रही, मतलब एक तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक है बेटा तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों के अलावा और कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन दोनों के अलावा, इन दो आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों के अलावा और कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोलो बोलो कहां पर है बेटा, बताओ। डिड है बेटा, आप खुद देखो, आंखें खोलनी है, आंखें खोल के बताना है, आंखें खोल के बताना है कि बेटा डिड कैसी फॉर्म होती है, बोलो बोलो। और कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, बताओ बेटा। फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म देखनी है, फॉर्म, हाँ हाँ फॉर्म। तो इससे पहले क्या लगा हुआ है, डिड, डिड तो सेकंड है। स्पोर्टिंग वर्ब बोलते, किसने बता दिया तुमने स्पोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, मेन वर्ब को हेल्प बोलते हैं, स्पोर्टिंग तो वही वैसे नाम दे देते हैं। पढ़ाने के वाले बेटा ये भी पढ़ाते, V1 V2 V3 पढ़ाते, उनको ही मान के चल रहे हैं, आज की दुनिया में चल भी रहे हैं भाई। हाँ, और मेन वर्ब कौन है बेटा यहाँ पर, मैंने फर्स्ट फॉर्म बोला बेटा, कहां पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है। फिर वही बात बेटा, ये सेकंड फॉर्म होता है। अगर जब इसको डिड हम हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना के लिखोगे ना, आप खुद देख लेना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे, हाँ सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं बेटा, सेकंड फॉर्म ही होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती भाई, कहां पढ़ के आए हो, सेकंड फॉर्म होती है, ये याद रखना है। कैसी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। एक बार फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलावा कहां पर है, जल्दी जल्दी बताओ। इसको भी फर्स्ट फॉर्म मान लेते हैं कि सर ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी है बेटा। और वो बेटा फर्स्ट ने इसको सेकंड फॉर्म कंसीडर किया जाता है। कभी इसको बेस फॉर्म में लिख के देख लेना, क्या फर्स्ट फॉर्म लिख के आओगे क्या, सेकंड फॉर्म ही लिख के आएगा, सेकंड फॉर्म ही कंसीडर किया जाता है, याद रखना इस बात को। अब आगे से वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या समझ में आया कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, या तो वो बेटा हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर होगा बेटा वो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहां तक बताओ,
हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बेटा वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, सॉरी प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर फ्यूचर का होगा तो विल शैल मिल जाएंगे, अगर फ्यूचर का नहीं है तो प्रेजेंट का है। बोलो बोलो, क्लियर है? अब आते हैं बेटा सेकंड फॉर्म पर। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है बेटा, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा पूरे चार्ट में कहीं पर है? बोलो तो क्या समझ में आया? अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो वो कौन सा टेंस होगा बेटा? वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। एक बार फिर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? विल शैल है तो फ्यूचर है, नहीं प्रेजेंट है। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो कौन सा टेंस है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई? अब आते हैं थर्ड फॉर्म पर। किस पर आते हैं बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। एक तो ये रही बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा और चार्ट में कहीं पर है? बोलो नहीं है। तो क्या समझ में आया कि अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट होगा। कौन सा होगा एक बार फिर बोलिए? परफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। और वो परफेक्ट बेटा, वो परफेक्ट बेटा, बोलो बोलो सर, वो परफेक्ट हमारा प्रेजेंट का भी हो सकता है और वो परफेक्ट हमारा किसका हो सकता है बेटा? वो पास्ट का भी हो सकता है और वो परफेक्ट बेटा आपका किसका हो सकता है? फ्यूचर का भी हो सकता है। बोलो बोलो। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का है? साथ में बोला है अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? हैज या हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखा हुआ है? हैज या हैव। तो कौन सा टेंस बन गया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? हैड। क्या लिखा हुआ है? हैड। तो कौन सा बन गया बेटा? पास्ट परफेक्ट। बोलो बोलो। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? विल या शैल के बाद हैव। क्या लिखा हुआ है? विल या शैल के बाद हैव। तो कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट। एक बार फिर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म होगी तो बोलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट। अगर थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव लिखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म से पहले हैड लिखा होगा तो पास्ट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म से पहले विल या शैल के बाद हैव लिखा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आई? और वर्ब को कैसे पढ़ते हैं? अभी मैंने कैसे पढ़ना सिखाया था। वर्ब को कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कितने तरीके से यूज करते हैं पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है नहीं, इसको हम यूज करते हैं कितने तरीके से? इसको हम यूज करते हैं सर दो तरीके से। कितने तरीके से यूज करते हैं भाई? दो तरीके से यूज करते हैं। एक बार फिर बोलो कितने तरीके से यूज करते हैं? दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखो यहां पर देखो, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में बेटा बीन के बाद आईएनजी है, किसके बाद आईएनजी है? अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसके बाद आईएनजी है? अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसके बाद आईएनजी है? बीन के बाद। तो वो कौन सा टेंस होगा बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला मैंने? अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर बीन के बाद आईएनजी है तो कौन सा टेंस होगा? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बीन के बाद आईएनजी नहीं है, अगर सिंपल आईएनजी है, कैसा आईएनजी बेटा? सिंपल आईएनजी है। कैसा आईएनजी है? बोलो बोलो। सिंपल आईएनजी है। कैसा आईएनजी है? सिंपल। क्या नहीं है उसमें? बीन नहीं है। क्या नहीं है उसमें? बीन नहीं है। अगर सिंपल आईएनजी है तो कौन सा टेंस है बेटा? वो कॉन्टिन्यूअस है। बोलो बोलो। अगर बीन के बाद आईएनजी है तो वो बेटा हमारा कौन सा टेंस होगा? वो होगा हमारा बोलो मत बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा हमारा किसका हो सकता है? बोलो प्रेजेंट का हो सकता है, और किसका हो सकता है? पास्ट का हो सकता है, और किसका हो सकता है? फ्यूचर का हो सकता है। आया ना? अगर वो प्रेजेंट का होगा, किसका होगा बेटा? प्रेजेंट का। तो बीन प्लस में आईएनजी से पहले, किससे पहले बेटा? बीन प्लस में आईएनजी से पहले क्या लिखा मिलेगा आपको? हैज या हैव। क्या लिखा मिलेगा बेटा? हैज या हैव।
अगर बीन प्लस में आईएनजी से पहले हैज या हैव लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस है वो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन प्लस में आईएनजी से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? हैड। क्या लिखा हुआ है? हैड। तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन प्लस में आईएनजी से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? विल या शैल के बाद हैव। क्या लिखा हुआ है? विल या शैल के बाद हैव। तो कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अभी मैंने क्या बताया था बेटा? अगर बीन के बाद आईएनजी नहीं है, सिंपल आईएनजी है। कैसा आईएनजी बेटा? सिंपल आईएनजी है, तो वो कौन सा टेंस होगा बेटा? वो होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा प्रेजेंट का भी हो सकता है, बोलो। वो कॉन्टिन्यूअस टेंस अपना पास्ट का भी हो सकता है, और वो कॉन्टिन्यूअस टेंस अपना फ्यूचर का भी हो सकता है। बोलो बोलो। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बताओ? अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी से पहले क्या लिखा बेटा? इज एम आर। क्या लिखा है? इज एम आर। तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आईएनजी से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? वोज वर। क्या लिखा हुआ है? वोज वर। तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आईएनजी से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? विल या शैल के बाद बी। विल या शैल के बाद बी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एक बार फिर बोलना है साथ में। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस होगा? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी फॉर्म बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस होगा वो? पास्ट इंडेफिनिट। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होगा वो? परफेक्ट। थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म से पहले हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म से पहले विल या शैल के बाद हैव होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म सेंटेंस में कितने तरीके से यूज की जाती है? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। अगर बीन के बाद आईएनजी है तो कौन सा टेंस बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उससे पहले हैज या हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन प्लस में आईएनजी से पहले हैड है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन प्लस में आईएनजी से पहले विल या शैल के बाद हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बीन नहीं है, सिंपल आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी से पहले इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी से पहले वाज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी से पहले विल या शैल के बाद बी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप खुद बताओ मुझे, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा। क्या पूछना चाहता हूं? एक बात मुझे अपने बताना खुद, बिल्कुल ईमानदारी से। ये बेटा किसकी फॉर्म है? ये किसकी फॉर्म? आप बताओ, बोलो। ये वर्ब की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है। और ये वर्ब की फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्या लिखे बेटा? बोलो बोलो, ये क्या लिखे हुए हैं? ये क्या लिखे हुए हैं? टेंस लिखे हुए हैं। इसलिए वर्ब की फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसलिए वर्ब की फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसलिए वर्ब की फॉर्म को क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने इस बात को प्रूव किया है कि टेंस काल ये कुछ नहीं होता। टेंस वर्ब की फॉर्म क्यों होती है आप खुद देख सकते हो बेटा। ये सारे के सारे आपके सामने वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। किसकी फॉर्म लिखी हुई है बेटा? ये सारी वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। और ये वर्ब की फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करने लग रही है? ये वर्ब की फॉर्म बेटा टेंस को रिप्रेजेंट करने लग रही है। किसको रिप्रेजेंट करने लग रही है? टेंस को। अगर ये टेंस को रिप्रेजेंट करने लग रही है, इसलिए वर्ब की फॉर्म को क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। तो अगर आज के बाद अगर आपने किसी भी सेंटेंस में टेंस को पहचानना है तो सिर्फ आपने किसको पहचानना है? वर्ब की फॉर्म को। किसको पहचानना है? वर्ब की। क्योंकि वर्ब की फॉर्म क्या होती है? टेंस होती है। पानी देना। वर्ब की फॉर्म क्या होती है? टेंस होती है। यहां तक भाई तुम दोनों भाई समझ में आई बात है मेरी? चलिए तुम दोनों भाई, तो इस बात को हमने प्रूव कर दिया कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, काल नहीं होता। चलिए भाई अब अगला बेटा अपना नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगर आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो जो मैंने बातें अभी सिखाई है ये बातें आपको ध्यान से सीखनी और समझनी है। सेकंड पॉइंट अपना किसका आ गया बेटा? करेक्शन का। करेक्शन सीखने से पहले मैं आपको दो चार पॉइंट सिखाऊंगा अभी, और बड़े ध्यान से सीखने समझने हैं। करेक्शन में बेटा सबसे पहले, करेक्शन में सबसे पहले आपको सीखना है बेटा टाइम के बारे में। किसके बारे में सीखना है? टाइम के बारे में। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा टाइम के बारे में कि टाइम होता क्या है, समय क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा कि समय क्या होता है?
चल रहा है, समय ये है। कोई भी बच्चा मुझे समय के बारे में बताएगा? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। समय क्या होता है? नहीं बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय क्या होता है बेटा? समय होता है जिसका अपना कोई, नहीं बेटा अब सुनो ध्यान से, समय वो होता है बेटा जिसका अपना ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और जिसका अपना ना कोई एंडिंग पॉइंट होता। वही तो समय है, जिसका अपना ना तो कोई आदि है और ना इसका अपना कोई अंत है। चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था, पता नहीं कब खत्म होगा, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो अगर आपसे कोई समय के बारे में पूछे कि समय क्या होता है, तो समय वो होता है बेटा जिसका अपना कोई आदि और अंत ना हो, वो समय है। अब आगे कहानी। फिजिकल वर्ड में समय को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कोई बताएगा नहीं, तो कहीं पढ़ के जाना, यूट्यूब से अपना जोड़ा जी करने उड़ा माथा मेरे कहना, फिर मेरे दोहराना। अब जो मैं बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा नहीं मास्टर, मतलब एग्जामिनर, बालक के मास्टर के भी कान खड़े हो जाएंगे अगर इन छोटी छोटी बात अगर किसी ने नहीं पता है तो। अभी मैंने बताया कि समय वो होता है बेटा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है नहीं होता। लेकिन समय को फिजिकल वर्ड में, फिजिकल वर्ड मतलब इंसानों ने फिजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंसानों ने समय को दो तरीके से विभाजित कर दिया। एक को हम बोलते हैं बेटा टाइम एक्सप्रेशन और एक को हम बोलते हैं टाइम रेफरेंस। आप खुद बताइए, 2 बज गए, 5 बज गए, 10 बज गए, आज मंडे है, ट्यूसडे है, जनवरी है, फरवरी है, कौन सा ईयर चल रहा है, ये सारी चीजें किसने बनाई है? इंसानों ने तो बनाई है। लेकिन अगर एक्चुअल बात करें समय की, तो समय तो वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन फिजिकल वर्ड में समय को बेटा दो तरीके से विभाजित किया गया है। और वो समय कौन सा होता है बेटा? एक को तो हम बोलते हैं क्या? एक को तो हम बोलते हैं बेटा टाइम एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, टाइम एक्सप्रेशन। और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक को हम बोलते हैं टाइम रेफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइम रेफरेंस। एक को हम बोलते हैं बेटा टाइम एक्सप्रेशन और एक को हम बोलते हैं बेटा टाइम रेफरेंस। शांत रहो बेटा। एक को हम टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं टाइम रेफरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं? टाइम एक्सप्रेशन और टाइम रेफरेंस। सुनो मेरी बात को ध्यान से। जो टाइम एक्सप्रेशन होता है बेटा, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। कितने तरीके से यूज करते हैं बेटा? दो तरीके से। एक तो हम यूज करते हैं बेटा इसको किसमें यूज करते हैं? पॉइंट में। और एक इसको हम किसमें यूज करते हैं? ड्यूरेशन में। किसमें यूज करते हैं? ड्यूरेशन में। जो टाइम एक्सप्रेशन होता है बेटा, उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, पॉइंट्स और ड्यूरेशंस में। पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स वो होते हैं बेटा जो टाइम लाइन पर डिनोट किए जाते हैं। और जो टाइम लाइन पर डिनोट किए जाते हैं बेटा, वो घड़ी और कैलेंडर के पॉइंट होते हैं। किसके पॉइंट होते हैं? घड़ी और कैलेंडर के। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 PM, यहां मैंने लिखा बेटा 5 PM, या मैंने लिखा बेटा 7 PM, या मैंने लिखा बेटा 9 PM। ये क्या बेटा? ये है टाइम का पॉइंट। क्या है टाइम का पॉइंट? अगर मैं बेटा यहां पर लिखूं आपके लिए 2 PM, क्या लिखूं मैं आपके लिए? 2 PM, 3 PM, 7 PM, ये क्या बेटा? टाइम का पॉइंट है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, तो ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन होता है दोनों पॉइंट के बीच का गैप, दोनों टाइम के पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड। जो दोनों टाइम के पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, और इनके बीच का कितना गैप है भाई? इनके बीच का गैप है 3 घंटे। तो अगर मैं 3 आवर्स की बात करूंगा, तो 3 आवर्स क्या है? पॉइंट है या ड्यूरेशन है? बोलो, ये ड्यूरेशन है। तो याद रखना कि टाइम का, तो टाइम वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन फिजिकल वर्ड में टाइम को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है टाइम एक्सप्रेशन और एक होता है टाइम रेफरेंस। अब मैं आपसे बात करूंगा टाइम रेफरेंस की। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं किसकी बात करूंगा? अब टाइम रेफरेंस की। इस पे पहले लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम पहले लिख लेते हैं क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा आपको बात। अब देखना, टाइम रेफरेंस को बेटा हम दो तरीके से यूज करते हैं। कितने तरीके से यूज करते हैं? दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम टाइम रेफरेंस को दो तरीके से यूज किया जाता है बेटा। एक को हम बोलते हैं रिलेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं रिलेटिंग टाइम और एक को हम बोलते हैं बेटा कौन सा टाइम?
कौन सा टाइम? रिपोर्टिंग टाइम। टाइम रेफरेंस को बेटा दो तरीके से यूज किया जाता है, एक को रिलेटिंग टाइम बोलते हैं और एक को रिपोर्टिंग टाइम बोलते हैं। अब मैं इस बात को हिंदी में लिख देता हूं। रिलेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेटिंग का मतलब होता है बेटा जब कोई एक्शन हुआ, जब कोई काम हुआ, जब कोई काम मतलब एक्शन हुआ, इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन कराऊंगा अब इस पे मैं। नीचे कुछ हो गया, रिलेटिंग है बेटा, रिलेटिंग ए है बेटा वो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मान लो कि नीचे कुछ हो गया, आपके दोस्त ने देख लिया, जब कोई एक्शन हुआ, अब वो आपको दोस्त आके बता रहा है, तो बता रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिपोर्ट कर रहा है आपको वो। तो जब कोई एक्शन हुआ वो रिलेटिंग है, और जब उस एक्शन के बारे में बात करे, जब उस एक्शन के बारे में, जब उस एक्शन के बारे में बात करें, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोले रिपोर्टिंग। इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बिल्कुल जमानू डटे रहना है। रिलेटिंग का मतलब जब कोई काम हुआ, और रिपोर्ट का मतलब जब उस सेक्शन के बारे में बात करें। अगला पॉइंट, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं रिलेटिंग और रिपोर्टिंग पे। दो चार बातें मैंने बतानी है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आएगा तो गलती क्या कर सकता है स्टूडेंट? अब देखना भाई, मैं दो चार क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा भाई, यहां लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है, कमल इज या वॉज या विल बी atheist in childhood, Kamal is या was या will be atheist। सारी बातें समझ में आएगी, बस 2-4 मिनट के लिए पेशेंस बनाए रखना है। इन यूथ, कमल इज या वॉज या विल बी atheist इन ओल्ड एज। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो भाई, यहां पर जो इन चाइल्डहुड लिखा है बेटा, ये है टाइम। क्या है ये? टाइम। थोड़े टाइम के लिए मानो बेटा, काट ही दिया भाई, थोड़े टाइम के लिए मानो बेटा। बोर्ड ने तो मान ली मेरी बात भाई, और मैं यही करना चाहता था। बोर्ड पहले ही समझ जाता कि करना क्या चाहता है। ये इंस्टाग्राम हो गया बोर्ड। इंस्टाग्राम पे ऐसा होता नहीं, जो वीडियो दिमाग में आती है वही आगे आ जाती है, मतलब पहले समझ गया है। तो कमल इज ए वॉज विल बी थीस्ट इन चाइल्डहुड, यहां पर जो इन चाइल्डहुड लिखे ना बेटा, ये क्या है? टाइम है। क्या ये? आप बोलोगे सर ये टाइम है। थोड़े टाइम के लिए मानो बेटा, थोड़े टाइम के लिए मानो। क्या मानो? क्या मानो बेटा? इसमें चाइल्डहुड नहीं लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो कि कमल इज या वॉज या विल बी ए थीस्ट, थीस्ट का मतलब सबको पता होगा, THE और THEO ये रूट वर्ड होता है बेटा। इसका हम यूज गोल्ड के लिए यूज करते हैं। वोकैबुलरी हम स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन के बाद, टेंशन नहीं लेने का। वोकैबुलरी में 1 घंटे की स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड से मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा, रूट वर्ड से। क्रैश और आर्की पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, डिस्कस करेंगे। और फिल और फाइलो पे बहुत सारे वर्ड आते हैं लव से रिलेटेड। फिलोगेमिस्ट क्या होता है, फिलोगेमी क्या होता है, हम गैमी से बहुत सारे वर्ड आते हैं। गैमी मैरिज के लिए यूज़ करते हैं। ऊंचे घराने में शादी हो जाए तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, नीचे घराने में शादी हो जाए तो उसके एक शब्द में क्या बोलेंगे। और बहुत सारे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। रूट कम से कम 50 से 60 रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनर के अपने फेवरेट है, जो बार बार SSC के पेपर में रिपीट होते हैं। वो सारी बातें डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अब यहाँ पर आओ भाई, थीस्ट का मतलब होता है बेटा वन हु बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं। अब इधर आते हैं बेटा, बेटा ये ए अलग है, ये कॉमन नाउन होता है। IST जुड़ गया नहीं, कॉमन नाउन होता है बेटा ये। कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते। बोलो बोलो, हाई डिटरमिनर है।
तो काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते। अगर मैं बोलूं आई हैव कार या आई हैव ए कार बोलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते। चलिए इधर आते हैं। कमल इज ए वॉज विल बी ए थिस्ट। अगर बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पर लिखे कमल इज ए थिस्ट, सही है गलत? कमल इज ए थिस्ट, सही है गलत? सही। कमल वॉज ए थिस्ट, कमल विल बी ए थिस्ट, तीनों सही है। क्या समझ में आया? अगर सेंटेंस में टाइम ना लिखे तो तीनों टेंस सही है। अगर सेंटेंस में टाइम लिख देंगे तो टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द, फिर टाइम ही डिसाइड करेगा टेंस को, ना कोई रूल, ना कोई नियम, ना कोई कानून। अगर सेंटेंस में टाइम लिख दिया तो फिर टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस, फिर टाइम ही डिसाइड करेगा टेंस को, ना कोई रूल डिसाइड करेगा, ना कोई नियम डिसाइड करेगा और ना कोई कानून। बोलो बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस समय बेटा हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं, कमल यहां पर सब्जेक्ट है, सबको पता है। जिस समय हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कमल उस समय बच्चा होगा? बोलो। जिस समय हम कमल के बारे में बात करें, क्या कमल उस समय बच्चा होगा? एक बार पढ़ के तो देखो भाई, डायरेक्ट मत बोलो, एक बार पढ़ो। कमल इज या वॉज विल बी थिस्ट इन चाइल्डहुड, नहीं होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस समय हम कमल के बारे में बात करें उस समय कमल बच्चा नहीं होगा। तो इसे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सर कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम है, कभी भी सेम है नहीं होते। रिलेट का मतलब जब एक्शन हुआ, और रिपोर्ट का मतलब उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम है नहीं होता। ये बात याद रखनी है, कंठस्थ नोट करके लिख देता है इस बात को कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम है नहीं होते। रिलेटिंग एंड रिपोर्टिंग टाइम नेवर सेम। बात समझ में आई कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम है नहीं होते। अगर सेंटेंस में क्या मेंशन कर दिया जाए? टाइम मेंशन कर दिया जाए। इफ टाइम इज, अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन्ड है तो याद रखना कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम है नहीं होता। अब बताओ मुझे, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि कमल इज या वॉज विल बी ए थिस्ट इन चाइल्डहुड। अगर मैं हम अपने एज की बात करें, किसकी बात करें बेटा? लाइफ की बात करें। लाइफ का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम होते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। नन्हे मुन्ने बच्चे के बाद जो अब हम हैं, हम क्या है बेटा? यूथ। और यूथ के बाद हम क्या होंगे बेटा? ओल्ड एज। और देन उसके बाद हम चले जाएंगे लोटे के अंदर। यही कहानी होती होगी अपनी लाइफ की। बोलो बोलो, यही लाइफ होती है कहानी की। बच्चे, फिर यंग, फिर ओल्ड, फिर आपको सबको पता ही है। अब सबको पता है कि जिस समय इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या उस समय कमल चाइल्डहुड होगा? नहीं होगा। या तो कमल क्या होगा बेटा? यूथ। या फिर क्या होगा? यूथ के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड क्या है? पास्ट है। और ओल्ड एज के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड क्या है? पास्ट है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा? दो आंसर गलत हो गए। तो क्या सीखा? क्या सीखा? टाइम डिसाइड द टेंस। टाइम ही क्या करेगा? टेंस को डिसाइड करेगा, ना कोई रूल, ना कोई नियम, ना कोई कानून। अगर टाइम नहीं लिखा होता नहीं, तीनों टेंस क्या थे? सही। ठीक है। अब यहां पर आते बेटा, कमल इज या वॉज विल बी ए थिस्ट इन यूथ। यहां पर ये यूथ लिखा बेटा। अगर ये यूथ लिखा है तो यूथ यहां पर टाइम हो गया। और सबको पता बेटा कि टाइम डिसाइड द, बोलो, टेंस। टाइम ही डिसाइड करेगा टेंस को। अगर टाइम ना लिखा तो तीनों सही है। जिस समय हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं, इस कमल मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, जिस समय अगर हम कमल के बारे में बात करें, क्या कमल उस समय यूथ होगा? नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया था कि सर रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम सेम नहीं होते। अगर उस सेंटेंस में क्या मेंशन कर दे? टाइम मेंशन कर दे। बोलो बोलो। तो हम यहां पर बेटा उस समय अगर यूथ नहीं होगा तो क्या बन सकता है? या तो बन सकता है बेटा ये चाइल्डहुड, बोलो, हाँ, या फिर क्या हो सकता है बेटा? ये ओल्ड एज। चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग यूथ क्या है? फ्यूचर है। और ओल्ड एज के अकॉर्डिंग यूथ क्या है बेटा? पास्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो सकता है बेटा? यहां सर या तो आंसर हो सकता है विल, या फिर आंसर हो सकता है वॉज। इज नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन बेटा, कमल इज या वॉज विल बी ए थिस्ट इन ओल्ड एज। अगर इस सेंटेंस में बेटा ओल्ड एज लिखा है तो ओल्ड एज क्या है बेटा यहां पर? बोलो,
टाइम, और टाइम डिसाइड द बोलो बोलो टेंस। टाइम ही डिसाइड करेगा टेंस को, ना कोई रूल, ना कोई नियम, ना कोई कानून। इस बात को मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपके माइंड में पुरानी चीजें भूल जाओ। ये बात याद रहे जो मैं आपके यहाँ पर समझा रहा हूँ बोर्ड पे। और समझ में आ रही सबको? तो जिस समय हम कमल के बारे में बात करेंगे, क्या उस समय कमल ओल्ड एज होगा? आप बोलोगे सर नेवर, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन हो तो रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम सेम है नहीं होता। तो जिस समय कमल के बारे में बात करें उस समय कमल ओल्ड एज नहीं होगा। या तो क्या होगा बेटा ये, या फिर क्या होगा, यंग के अकॉर्डिंग ओल्ड एज क्या है और चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग ओल्ड एज क्या है? फ्यूचर। बाकी को उड़ा दो बंदूक के साथ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी सेम नहीं होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन भी आता है, स्टूडेंट गलत करके आते हैं, 100% गलत करके आते हैं। मैं आपको आर्मी कलर के पेपर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वहां पर बालक ट्रांसलेशन कर रहा है, मैं नहीं निकाल रहा, गधे। तुम टाइम रेफरेंस पढ़ो ना, उसको पढ़ाओ कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम सेम नहीं होते। भाई साहब अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन कर दे, मतलब ऐसा से खच्चर है बच्चे भी। बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं मेरी तरफ से, एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं अपनी तरफ से। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। He dash the letter. He dash the letter at 2 p.m. Posted या will post? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है बेटा। ये ही लिखा हुआ है लोगों के नीचे, ये ही है, ये मैं पहले बोल देता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, ये ही लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। ही डैश द लेटर एट 2 PM। देखो बेटा, अगर इस सेंटेंस में क्या लिख दें बेटा, एट 2 PM, क्या लिख देंगे, एट 2 PM। तो एट 2 PM यहां पर क्या हो गया बोलो, और टाइम डिसाइड द, टाइम डिसाइड करेगा टेंस को। जिस समय हम ही की बात कर रहे हैं, क्या उस समय एक्शन 2 बजे होगा? बोलो, क्या ये एक्शन 2 बजे होगा? अभी डिस्कस किया था बेटा कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम सेम है अगर उस सेंटेंस में टाइम मेंशन कर दे। या तो एक काम होगा 2 से पहले, या काम होगा 2 के, मान लो बेटा ये काम हुआ 1 बजे, कितने बजे हुआ मान लेते हैं, तो 2 PM 1 PM के रिलेशन में क्या है, फ्यूचर है नहीं। और मान लो बेटा ये काम हुआ 3 बजे, कितने हुआ 3 बजे। अगर ये काम 3 बजे हुआ तो 2 PM 3 PM के, सॉरी 3 PM 2 PM के रिलेशन में क्या हो गया, पास्ट हो गया। नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसको रिलेटिंग। एक अभी एक बात बताओ, ऑलवेज रहता है एक बात, कौन सा आंसर आना चाहिए आप बताओ? बी आना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए। हाँ प्रेजेंट में, हाँ हाँ बोल। ऐसा किसने कहा पास्ट को? और ऐसा नहीं है भाई, किसने सिखाया भाई, एक बार भाई बताना। नहीं 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 भाई, आप फर्स्ट आएगा, आप फर्स्ट बोल रहे हो, फर्स्ट तो नेवर कभी भी नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड आएगा, फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा। देखो भाई, जिस समय इस काम के बारे में बात करें कि उस समय 2 बजे होंगे, आप खुद बताना। अगर 2 बज जाएंगे फिर बोलेगा क्यों भाई? कहां लिखा है इसमें 2 बजे लेटर पोस्ट किया है? ये भी तो हो सकता है बेटा 2 बजे पोस्ट करेगा, ऑप्शन के हिसाब से नहीं बेटा। ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी भी मुझे लग रहा है कि किसी को बात समझ में आई नहीं है, रिलेटिंग और रिपोर्टिंग वाली बात। आप खुद बताइए, जिस समय हम कमल के बारे में बात करें, क्या उस समय कमल चाइल्डहुड होगा? आप सोच के बताओ। अब भाई टाइम, और टाइम ही है 2 बजे। अच्छा, टाइम को शो नहीं कर रहा 2 बजे ये? वाह भाई, कौन सी बेटा, ये टाइम ही है,
टाइम ही है। जो तुम पढ़ते नहीं यस्टरडे फलाना मुकड़ा दिगड़ा, ये एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। टाइम ये भी टाइम ही है, चाइल्डहुड यहाँ पर टाइम ही है। हाँ कौन, हाँ इधर आओ। तो जिस समय सेक्शन के बारे में बात करें भाई उस समय 2 बजे नहीं होंगे। अगर 2 बजे होते तो यहाँ पर 2 PM लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम बोलो कि ही डैश द लेटर एट 2 PM, तो जिस समय इस काम के बारे में बात करें कि उस समय 2 बजे होंगे, आप सोच के बताओ, नहीं होंगे भाई। या तो एक काम 2 से पहले होगा या 2 के बाद होगा। 2 से पहले होगा तो 2 PM पास्ट हो जाएगा। अगर ये 2 के बाद होगा, 2 से पहले होगा तो 1 PM मान के चलते हैं 1 बजे ये बात बोली गई भाई कि भाई मैं 2 बजे लेटर पोस्ट करूंगा। ये बात तो नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति ये बोल दे भाई मैं तो 1 बजे बोल रहा भाई मैंने 2 बजे जाना है लेटर पोस्ट करने, नहीं बोल सकता। क्या बोलो, तो ये आंसर है कि नहीं, हाँ या ना। अब किसी ने ये बोला कि भाई मैं तो लेटर 3 बजे, अब ये बोल रहा है कि मैं तो लेटर पोस्ट करके आ गया, तो पोस्टेड सही है गलत, सही है। पूरा तो सुनो, आप एक आंसर रट रहे हो, मैं ये बता रहा हूं कि एक मत रटो। यहां पर विल पोस्ट भी सही है। मैं आपको कब से ये समझा रहा हूं कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम नहीं होता। या तो एक काम की बात करेंगे 2 से पहले या बाद में, 2 बजे नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 2 PM भी नहीं लिखा होता तब भी आंसर नहीं आ सकता था पोस्ट। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि यहाँ पर लिखा बेटा द लेटर। द लेटर का मतलब कितना लेटर की बात चल रही है, खुद बताओ। एक लेटर की बात चल रही है, एक लेटर इंसान कितनी बार पोस्ट कर सकता है? फिर ये रेगुलर एक्शन भी नहीं हो सकता, पोस्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा कहने का आप समझे नहीं पर्पस बेटा, ये ध्यान में रखना है कि रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी सेम नहीं होते। जिस समय उस सेक्शन के बारे में बात करें उस समय 2 नहीं बजे होंगे। या तो सेक्शन की बात होगी 2 से पहले या 2 के बाद। 2 से पहले होगी तो 2 बजे क्या हो जाएगा, फ्यूचर। 2 के बाद होगी तो 2 क्या हो जाएगा, पास्ट। बोलो बोलो, रटना नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, टाइम ही है बेटा ये। तो ये होता है बेटा रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम। आगे बढ़े, अब आगे कहानी देखो भाई, आगे कहानी सुनो भाई, आगे कहानी। अभी हमने डिस्कस किया था कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होता है। ये वर्ब की फॉर्म किसको रेफर करता है, टाइम के पॉइंट्स को रेफर करता है। अगर मैं वर्ब की फॉर्म्स की बात करूं और उनकी स्टेट्स के बारे में बात करूं, और सबको पता है भी स्टेट क्या है, स्टेट कौन कौन सी होती है वर्ब की। एक तो होती है बेटा स्टेट आपकी कौन सी, बोलो बोलो। एक स्टेट होती है बेटा आपकी इंडेफिनिट। कौन सी होती है, इंडेफिनिट होती है। अब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और एक वर्ब की कौन सी स्टेट होती है बेटा, एक वर्ब की स्टेट होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस। कौन सी होती है बोलो, एक वर्ब की स्टेट अपनी कॉन्टिन्यूअस होती है। और एक स्टेट कौन सी होती है बेटा वर्ब की, एक स्टेट होती है परफेक्ट। कौन सी होती है, परफेक्ट होती है, बोलो। और एक स्टेट कौन सी होती है बेटा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिला के बेटा ये वर्ब की अपनी अलग अलग क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं, स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब बेटा अवस्थाएं। अब इन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इंडेफिनिट होता है, क्या कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या परफेक्ट होता है और क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। पहले डिस्कस। चलो भाई एक बात मुझे बताओ, एक प्यारी सी बात बताओ मुझे, सिर्फ प्यारी सी बात ये भाई, हमारे आसपास जो होने वाले कार्य है, काम है, एक्शन है, वो कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। अपना आसपास जो होने वाले काम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सर एक तो वो काम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं सर, एक तो वो काम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं सर, डेफिनेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक को हम बोलते हैं डेफिनेट। अगर तो बातों को ध्यान से सुनोगे नहीं तो डाउट रहेगा नहीं माइंड में, बस सुनना ध्यान से। हमारे आसपास जो होने वाले एक्शन होते हैं बेटा, हमारे आसपास जो होने वाले एक्शन होते नहीं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होते हैं कंप्लीट। कौन से होते हैं बेटा, डेफिनेट नहीं। एक होते हैं कंप्लीट। और एक कौन से होते हैं बेटा, बोलो बोलो, इनकम्प्लीट। बोलो होते कि नहीं होते हैं? हमारे आसपास जो होने वाले काम होते हैं भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट और एक होते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। मान लो कि बेटा कोई काम स्टार्ट किया कितने बजे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ किस पॉइंट पर, 7:30 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। और मैं अपना पढ़ाने वाला काम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करूंगा बेटा, खत्म भी करूंगा। बोलो करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा। 7:30 बजे स्टार्ट किया और 8:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। मान लो कि अब 8:30 बज गए, तो मेरा पढ़ाने वाला एक्शन है बेटा, अब वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, बोलो कंप्लीट है,
6:30 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया और 8:30 बज गए, मेरा पढ़ाने वाला काम हो गया कंप्लीट। और जो कंप्लीट स्टेट के एक्शन होते हैं बेटा, याद रखना, उसको हमेशा ही लिखना पड़ता है परफेक्ट टेंस में। किस में लिखना पड़ता है? हाँ या ना बोलो। इनकम्प्लीट का मतलब समझना बेटा, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने पढ़ाने वाला काम स्टार्ट किया कितने बजे? 6:30 बजे, और पढ़ाने वाला काम कितने बजे खत्म होगा? 8:30 बजे। क्या अभी 8:30 बजे है? नहीं बजे है। मेरा पढ़ाने वाला एक्शन क्या कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट नहीं, क्या है? इनकम्प्लीट है, अभी प्रोसेस में है। तो एक्शन की स्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और जो इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं बेटा, इनको हमेशा ही किस टेंस में लिखा जाता है? बोलो बोलो। कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। तो हमारे आसपास जो होने वाले कार्य होते हैं, हमारे आसपास जो होने वाले एक्शन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन से होते हैं? कंप्लीट। एक कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट का मतलब कोई एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट किया और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। इनकम्प्लीट का मतलब कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, वो अभी तक उस पॉइंट पर पहुंचा नहीं है जहां पर उसको क्या होना है? क्या होना है? खत्म होना है। बोलो बोलो। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं भैया, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, ऐसे 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 मतलब ये ले लेता हूं ऐसे, कि बेटा जिनका अपना ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसका अपना ना कोई एंडिंग पॉइंट है। देखो, इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हो गया, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे खत्म होगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं बेटा जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है नहीं होता। इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं बेटा, ये होते हैं परमानेंट। ये परमानेंट नेचर के एक्शन होते हैं। आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, रिवर का फ्लो करना बता सकते हो कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा? क्या बता सकते हो? बोलो। नहीं बता सकते। क्या नाम है, अर्थ का रोटेट करना कोई बता सकता है कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा? बोलो। तो किस प्रकार का एक्शन है? आप बोलो सर ये है परमानेंट। हम ये नहीं बता सकते कि रिवर ने कब फ्लो करना स्टार्ट किया होगा, कब फ्लो करना खत्म करेगी। हम ये नहीं बता सकते कब क्या नाम है, अर्थ ने रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, कब रोटेट करना बंद करेगी, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है। कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं बेटा, ऐसे कैसे? ऐसे 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 मतलब ऐसे कि थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट हुए फिर सस्पेंड हो गए, स्टार्ट हुए सस्पेंड हो गए, स्टार्ट हुए सस्पेंड हो गए, स्टार्ट हुए सस्पेंड हो गए। मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो इस प्रकार के एक्शन को हम बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन। कैसे एक्शन होते हैं? जैसे सन का साइन करना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साइंस राइज होगा फिर सेट हो जाएगा, फिर राइज होगा फिर सेट हो जाएगा, फिर राइज होगा फिर सेट हो जाएगा। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है? वो काम करता है। तो क्या समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो, जो तुम्हारे कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं नहीं, इसके अपने डेफिनेट पॉइंट होते हैं, होते ही नहीं। आप देखो, बोलो। जो तुम्हारे कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं बेटा, इसके अपने कैसे पॉइंट होते हैं? डेफिनेट। तो इस प्रकार के एक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रकार के एक्शन को हम बोलते हैं डेफिनेट एक्शन। कैसे एक्शन बोलते हैं? बोलो बोलो। डेफिनेट। डेफिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अपने डेफिनेट पॉइंट है, हाँ या ना? लेकिन जो तुम्हारे परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, आप खुद बताइए, क्या इसके अपने कोई डेफिनेट पॉइंट है? नहीं है। नहीं। तो इस प्रकार के एक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। आप बोलो सर, इनको हम बोलेंगे इनडेफिनिट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट क्या होते हैं आपके बेटा? जो आपके परमानेंट और फ्रीक्वेंट हो। क्या हो बेटा? जो आपके परमानेंट और फ्रीक्वेंट हो। जो एक्शन तुम्हारे परमानेंट एंड फ्रीक्वेंट एक्शन, जो आपके परमानेंट और फ्रीक्वेंट होते हैं बेटा, याद रखना, उस प्रकार के एक्शन किस में लिखने पड़ते हैं बेटा? किस में लिखने पड़ते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। किस में लिखने पड़ते हैं? इंडेफिनिट टेंस में लिखने पड़ते हैं। बोलो बोलो। बात समझ में आ रही मेरी? अब आते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होते हैं? जो कॉन्टिन्यूस होते हैं बेटा, ये होते हैं टेम्परेरी। ये होता है बेटा टेम्परेरी। गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? आपने कभी ना कभी फ्रेज वगैरह पढ़ोगी। गोइंग ऑन का मतलब होता है बेटा इन प्रोसेस। क्या होता है इसका मतलब? इन प्रोसेस। टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन। ये एक्शन प्रोसेस में तो होते हैं, ये एक्शन प्रोसेस में तो होते हैं, लेकिन प्रोसेस में कैसे होते हैं बेटा? ये प्रोसेस में कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। जो आपके टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन होते हैं, उसको किस टेंस में लिखना पड़ता है बेटा? कॉन्टिन्यूस में। अब देखो, दोनों में डिफरेंस समझाता हूं, टेंशन में नहीं लेने का, डिफरेंस समझाता हूं। इस पे गाने भी बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो? आप इस पे सॉन्ग भी बना सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। आप इस पे मतलब गाना भी बना सकते हो, अब मैं बना के दिखाऊं भी आपको। देखो भाई,
मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बात ध्यान से समझ में आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं लिखा कि आई टीच, आई टीच, क्या लिखा मैंने बेटा? आई टीच इंग्लिश। और एक क्या लिखा मैंने बेटा? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। टेंसेस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप बताओ टेंस को पढ़ाना कैसा एक्शन होता है बेटा? आप बोलो सर टेंस को पढ़ाना एक टेम्परेरी एक्शन होता है कि नहीं होता है? हम टेंस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, हमने टेंस कब स्टार्ट किया? 6:30 का मतलब आज स्टार्ट किया। आज कितना तारीख हो गया? तारीख ही पूछा भाई मैंने, 13 तारीख हो गया भाई। तो टेंस हमने कब स्टार्ट किया? 13 को किया। कम से कम टेंस की 12 क्लास मान के चलो कि 12 क्लास टेंस की होगी, तो 6 दिन लगा लो, कोई 2-2 घंटे क्लास होगी अपनी। तो कब खत्म हो गया आपका ये टेंस? 18 को। कब खत्म होगा? बोलो बोलो, 18 को होगा। क्या हम 13 से पहले टेंस पढ़ रहे थे? क्या हम 18 के बाद टेंस पढ़ेंगे? तो इस प्रकार के एक्शन को हम बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। ना हम 13 से पहले पढ़ रहे थे, ना हम 18 के बाद पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के एक्शन को हम बोलते हैं भैया टेम्परेरी। जो तुम्हारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं नहीं, इनका टाइम के साथ लेना देना होता है, लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं नहीं, इनका टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप खुद बताओ। कोई मुझसे सुबह पूछा भी सर आप क्या काम करते हो, तो मैंने बोला भाई मैं पढ़ाता हूँ। दोपहर को पूछा तो मैंने क्या बोला? पढ़ाता हूँ। रात को 12 बजे उठा के बोला तो मैंने क्या बोला? पढ़ाता हूँ। तो आई टीच इंग्लिश का टाइम के साथ कोई लेना देना है नहीं। तो जो तुम्हारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं नहीं और कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं ये होते हैं तुम्हारे कैसे एक्शन? टेम्परेरी। कैसे एक्शन होते हैं? टेम्परेरी। और जो तुम्हारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं बेटा, टेम्परेरी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। जैसे अगर बोलते नहीं, मतलब हंसी मजाक की बात करें बेटा, जैसे अगर बोलते नहीं भाई गर्लफ्रेंड क्या होती है? टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? तो क्या बोलोगे? तो गाना भी बना सकते हो। आज मतलब आपका किसी के साथ है तो आप बोल सकते हो तुम तो निकले टेम्परेरी, हम चाहते थे इंडेफिनिट टेंस, है ना? या तुम ऐसे बोल दो कि तुम निकले कॉन्टिन्यूस टेंस, हम चाहते थे इंडेफिनिट टेंस। बन सकता नहीं? बन सकता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे एक्शन होते हैं बेटा? टेम्परेरी। कैसे एक्शन होते हैं? वो एक पॉइंट पे स्टार्ट होंगे, दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म होंगे। लेकिन जो परमानेंट होते हैं बेटा, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बोलो बोलो, बात समझ में आई? तो इस पे गाना बन सकता नहीं बन सकता? आप बताइए। बन सकता है। मैं सुना दूं? सुनाया तो भाई। तुम तो निकले कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसा है नहीं गाना? हम तो चाहते थे क्या नाम है, इंडेफिनिट टेंस। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? बोलो। ऐसा गाना बन सकता है। चलिए भाई इधर आते, परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। जो परफेक्ट टेंस होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके कंप्लीट एंड डन एक्शंस। ये ऐसे एक्शन होते हैं बेटा, या तो कंप्लीट कर दिए गए हैं या फिर कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार के एक्शन को आपने किस टेंस में लिखना है? परफेक्ट टेंस में लिखना है। अब आते हैं बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं बेटा, ये होते हैं एक्शन गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब मैंने अभी बताया था बेटा, गोइंग ऑन का मतलब होता है बेटा इन प्रोसेस। क्या होता है बेटा? एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट, फ्रॉम सम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्शन प्रोसेस में है बेटा, किसी पॉइंट के बाद भी और किसी ड्यूरेशन के बाद भी। उस प्रकार के एक्शन को हमेशा लिखना पड़ता है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इस बात को हम कैसे समझेंगे बेटा? प्रैक्टिकली। कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली समझेंगे। बोलो बोलो, देखो कैसे समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा बेटा? एक सेंटेंस, एक लिखा, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा आपके लिए। प्यारा सा लिखूंगा एक सेंटेंस, यहां लिख देता हूं, इसको रहने दो। क्या हो गया बा? एक सेंटेंस लिखा प्यारा। मैं लिखा
इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हेवली, सिंस 2 PM। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहां पर जो बेटा सिंस 2 PM लिखा नहीं, क्या लिखा है? सिंस 2 PM। सिंस 2 PM एक ऐसा टाइम का पॉइंट होता है जहां से होता है कोई काम स्टार्ट। मानते हो इस बात को? सिंस क्या होता है बेटा? एक टाइम का पॉइंट होता है। किसका पॉइंट होता है? टाइम का पॉइंट। और ये एक ऐसा टाइम का पॉइंट होता है जहां से कोई काम स्टार्ट हुआ होता है। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बारिश कितने बजे स्टार्ट हुई, बोलो। अभी तो मैंने बताया भाई सिंस 2 PM एक ऐसा टाइम का पॉइंट होता है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट होता है। तो बारिश कितने बजे स्टार्ट हुई, बोलो। मतलब बारिश स्टार्ट हुई बेटा 2 बजे। कितने बजे स्टार्ट हुई? 2 बजे। 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई भाई। हुई भी होगी, कब तक हुई इसमें कभी लिखा नहीं जाता। एक अंडरस्टूड मीनिंग होता है, वो अंडरस्टूड मीनिंग होता है बेटा टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है बेटा जिस समय हम इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और हर एक सेंटेंस के बारे में बात कब करते हैं? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में। इस बात को मैं भी लिखवाऊंगा अभी, चल लिख ही लो साथ में। क्या लिखना बेटा? हर एक सेंटेंस का जो बेटा रिपोर्टिंग टाइम होता है, हर एक सेंटेंस का जो बेटा रिपोर्टिंग टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है बेटा? रिपोर्टिंग टाइम। वो हमेशा ही क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट करना, उस सेंटेंस के बारे में बात करना, लिखना, सोचना, समझना, पढ़ना, वो सारी एक्टिविटी कब कर रहे होते हैं? प्रेजेंट में। पेपर में तुम यही तो करोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, करोगे, वो सारे काम कब करोगे? प्रेजेंट में। अभी क्लास में ये सारे काम कब कर रहे हो? प्रेजेंट में। उसको लिख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारी एक्टिविटी कब कर रहे हो? प्रेजेंट में। तो याद रखना बेटा हर एक सेंटेंस का जो अपना रिपोर्टिंग टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है? रिपोर्टिंग टाइम होता है, वो हमेशा ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इस बात को भूलना नहीं है। तो एक बार फिर मैंने क्या बताया कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ बेटा? एक्शन स्टार्ट हुआ 2 बजे। 2 बजे हुआ तो बारिश 2 बजे स्टार्ट हुई होगी। हुई भी होगी कब? जिस समय इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बात कब कर रहे हैं? अभी। अभी कितने बजे हैं? अभी बजे हैं भाया 8:11। कितने हुए बेटा? 8:11। तो हम इस एक्शन के बारे में बात कब कर रहे हैं, बोलो? 8:11 पे कर रहे हैं सर। अब खुद बताओ जिस समय इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तब मुझे खुद बताओ क्या उस समय बारिश रुक गया? अभी भी प्रोसेस में है। प्रोसेस में बंद तो नहीं हुई होगी जिस समय बात कर रहे हैं। बारिश अभी भी प्रोसेस में है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर तक बारिश क्या रहेगी? प्रोसेस में रहेगी। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा बेटा जहां पर बारिश होने वाला एक्शन क्या हो जाएगा? बंद। तो बारिश कितना हुई भाई? 2 से लेके 8 बजे तक बारिश कितने घंटे हुई? आप खुद बताओ। 6 घंटे 11 मिनट। 6 आवर्स 11 मिनट। 6 आवर 11 मिनट्स का ये क्या बेटा? कंप्लीशन है या पार्शल कंप्लीशन है? ये कंप्लीशन है या पार्शल कंप्लीशन है? पार्शल का मतलब आधा, मतलब काम कंप्लीट हो गया, आधा कंप्लीट हुआ है। पार्शल कंप्लीशन है। सर कंप्लीशन तो है लेकिन कैसा कंप्लीशन है? पार्शल कंप्लीशन है। और जो कंप्लीशन वाले एक्शन होते हैं, कौन से एक्शन होते हैं बेटा? कंप्लीशन वाले एक्शन। कंप्लीशन वाले एक्शन को किस टेंस में लिखते हैं? परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस में? जो एक्शन कंप्लीट होते हैं उसको किस में लिखते हैं? परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस में? किस में लिखते हैं? परफेक्ट में। किस में लिखते हैं बोलो? अभी तो डिस्कस किया था कि हमारे आसपास होने वाले 2 प्रकार के काम होते हैं, कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाले परफेक्ट में लिखे जाते हैं, इनकम्प्लीट वाले कॉन्टिन्यूस में। पार्शल क्या बेटा? कंप्लीशन है, लेकिन पार्शल क्या है? पार्शल क्या है? आप बोलो सर पार्शल है हमारे पास इनकम्प्लीशन। बोलो पार्शल कंप्लीशन और पार्शल क्या है? इनकम्प्लीशन है। और इनकम्प्लीशन वाले एक्शन किस टेंस में लिखे जाते हैं भाई? किस में लिखे जाते हैं? कॉन्टिन्यूस में। अगर मैं परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस जोड़ दूं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? कौन क्या बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो यहां पर कौन सा टेंस आया बेटा? बोलो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन रेनिंग। उसका मैं मतलब समझाता हूं, मतलब समझो इस बात का, तुम मतलब समझो। देखो भाई यहां पर क्या लिखा बेटा? यहां पर लिखा कि एक्शन काम गोइंग ऑन प्रोसेस में होगा।
किसी पॉइंट के बाद भी, किसी पॉइंट पे बाद भी एक्शन क्या रहेगा, प्रोसेस में। आप खुद बताओ, 8:11 एक टाइम का पॉइंट है कि नहीं है, और 8:11 के बाद भी एक्शन प्रोसेस में कि नहीं है। ये उस लाइन का मतलब बता रहा हूं, एक्शन प्रोसेस में होगा किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद भी। ड्यूरेशन मतलब आप बताओ, 6 घंटे 11 मिनट एक ड्यूरेशन है कि नहीं, आप बताओ 6 घंटे 11 मिनट के बाद भी बारिश प्रोसेस में है कि नहीं, बोलो। ये इस लाइन का मतलब है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन होते हैं जो किसी टाइम के पॉइंट के बाद और किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद भी क्या रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। ये इस लाइन का मतलब है। तो चलिए भाई, तो आज हमें जो पॉइंट डिस्कस किया, सबसे पहले हमें टेंस पढ़ा कि उससे टेंस की डेफिनेशन डिस्कस की है कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है, हाँ या ना बोलो। उसके बाद हमें डिस्कस किया कि टेंस में हमें 2 बातें सीखी हैं। सबसे पहले हमें टेंस में आइडेंटिफिकेशन सीखा कि अगर आपने कभी भी किसी भी सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर होगा तो विल शैल, नहीं प्रेजेंट है। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म से पहले हैड है तो पास्ट परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म से पहले विल या शैल के बाद हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म कितने तरीके से यूज करते हैं, 2 तरीके से। बीन के बाद आईएनजी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उससे पहले हैज या हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बीन प्लस आईएनजी से पहले हैड है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बीन प्लस आईएनजी से पहले विल या शैल के बाद है वो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर बीन नहीं है, सिंपल आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस। उससे पहले इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उससे पहले वाज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। उससे पहले विल या शैल के बाद बी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बोलो बोलो, ये आपने टेंस को पहचानना है। और मैंने अभी डिस्कस किया टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, इस बात को मैंने जस्टिफाई भी किया, मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाया। दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस किया बेटा टाइम के बारे में। टाइम वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिजिकल वर्ड में टाइम को 2 तरीके से यूज़ किया गया है। फिजिकल मतलब इंसानों ने, एक तो हम टाइम को यूज़ करते हैं बेटा टाइम एक्सप्रेशन, और एक हम यूज़ करते हैं टाइम रेफरेंस। टाइम एक्सप्रेशन वो होता है बेटा जो पॉइंट्स और ड्यूरेशन होता है। पॉइंट वो होते हैं जो टाइम लाइन पर डिनोट किए जाते हैं। ड्यूरेशन वो होती है जो दोनों टाइम के पॉइंट के बीच का गैप होता है। ठीक है भाई। उसके बाद हमें डिस्कस किया टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस को हम 2 तरीके से यूज करते हैं, रिलेटिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम। क्या क्या सीखा, रिलेटिंग टाइम वो होता है जब एक्शन हुआ। रिपोर्ट का मतलब जब उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या डिस्कस किया, अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन हो तो रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम कभी भी सेम नहीं होते। और क्या डिस्कस किया, हर एक सेंटेंस का रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस सेंटेंस के बारे में लिखना, सोचना, समझना, पढ़ना, ये सारी एक्टिविटी हम कब करते हैं, प्रेजेंट में ही तो करते हैं। ठीक है भाई, ये बातें डिस्कस की। उसके बाद हमें वर्ब स्टेट ऑफ वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया। इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमें डिस्कस की। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स थे भाई आज की क्लास में। अगर आपको टेंस के क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने हैं, अगर टेंस के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें आपको इस क्लास को बड़े ही बेहतर ढंग से आपको देखना पड़ेगा। आगे मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं वो लगभग, मतलब मुझे तो लग नहीं रहा कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे प्रीवियस ईयर का। ये क्या नाम है, टेंस की सारी क्लासेस लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरा टेंस पूरा देखने के बाद आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठ जाना है। तुम्हें जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे करा रहा हूँ, नहीं जो बोर्ड पे करा रहा हूँ, अगर वो ना मिले, मैं यही हूँ भाई, आप मुझे आ जाना कि सर आपने मैंने आपका पूरा टेंस देखा है, मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए नहीं, मेरे तो क्वेश्चन ही कौन बने। तो इस बात की भाई मेरी पूरी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मैं चैप्टर होने के बाद भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बोर्ड पर। ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म कर दिया, टॉपिक खत्म होने के बाद आगे बढ़ गए भाई अगला टॉपिक लिखो, नहीं। टॉपिक खत्म होगा और सब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमें ऐसे काम करना है, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस चीज़ का मेरा दावा है। और जो भी बातें मैंने आज की क्लास में आपको सिखाई हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और आज हम इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स को भाई गुड नाइट, बाय, मिलते हैं आपको कल।